नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं द बोल्ड ट्रुथ चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर जिसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को लेकर मौजूदा सरकार को आईना दिखाया है। इस चर्चा के मुद्दे होंगे यूएससीआईआरएफ की 2025 की रिपोर्ट और भारत पर लगे आरोपों पर सरकार और मीडिया की प्रतिक्रिया और दुनिया के अन्य मानवाधिकार संगठनों की टिप्पणियां। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, जो अंधभक्त बीजेपी की नाकामी पर जश्न मनाते हैं और जिन्हें गर्व है कि उनके पापा विश्व गुरु है, वे इस वीडियो से जान ले कि मौजूदा सरकार ने भारत की स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस हद तक नीचे गिराया है। तो चलिए बिना देर किए करते हैं शुरुआत। यूएससीआईआरएफ अमेरिकी कांग्रेस द्वारा 1998 में बनाया हुआ एक आधिकारिक द्विपक्षीय सरकारी आयोग है, जिसके द्वारा हर साल अमेरिकी राष्ट्रपति और विदेश मंत्री को रिपोर्ट सौंपी जाती है कि किस देश में धार्मिक आजादी सबसे ज्यादा खतरे में है। 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत को पहली बार सीपीसी यानी कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न का दर्जे देने की सिफारिश की गई है। मतलब साफ है, दुनिया के सबसे खराब 14 देशों में भारत का नाम शामिल करने को कहा गया है, जहां धार्मिक स्वतंत्रता का सबसे गंभीर उल्लंघन होता है। अब आप समझ गए होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि किस स्तर तक गिरी है। आज हम इसी रिपोर्ट को समझेंगे, इसमें क्या लिखा है, क्यों लिखा है और भारत सरकार ने इस पर क्या जवाब दिया है। 2024 में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की हालत सिस्टमेटिक, ऑनगोइंग एंड एग्रीजियस यानी व्यवस्थित, निरंतर और बहुत गंभीर स्तर पर खराब हुई है। रिपोर्ट में जो आरोप लगाए गए हैं वे इस तरह है। सीएए के नियम मार्च 2024 में लागू हुए, जिससे मुसलमानों को नागरिकता से बाहर करने का डर। असम में जुलाई 2024 में 28 मुसलमानों को एक झटके में विदेशी घोषित करके जेल में डाला गया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत 12 राज्यों में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून से अंतरधार्मिक शादी करने पर आजीवन कारावास की सजा। अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन के बाद 6 राज्यों में मस्जिदों पर हमले, मुस्लिमों की दुकानें, मकान बुलडोजर से गिराए गए, ईसाई पादरियों और चर्चों पर हमले बढ़े। 2024 में सैकड़ों मामले। उमर खालिद, शर्जील इमाम जैसे कार्यकर्ता 5 से 6 साल से बिना ट्रायल के जेल में। विदेशों में भी दमन, अमेरिका और कनाडा में भी सिख एक्टिविस्ट पर जानलेवा हमले, जिसमें रा और भारतीय अधिकारियों का नाम आया। इन सब के आधार पर यूएससीआईआरएफ ने पहली बार भारत को सीपीसी बनाने की सिफारिश की है। सीपीसी लिस्ट में पहले से चीन, पाकिस्तान, ईरान, उत्तर कोरिया, सऊदी अरब, म्यांमार जैसे देश है। अब भारत को भी उसी लिस्ट में शामिल करने को कहा गया है। यदि भारत सीपीसी की लिस्ट में शामिल हो जाए तो क्या होगा? भारतीय अधिकारियों पर अमेरिका में घुसने पर बैन, कुछ हथियारों की बिक्री जैसे MQ-9B ड्रोन पर रोक, वीजा, आर्थिक मदद आदि पर पाबंदी। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, ये रिपोर्ट पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। कुछ घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। असल में यूएससीआईआरएफ को ही एंटिटी ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न घोषित कर देना चाहिए। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, पर अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमले, बुलडोजर कार्यवाही और कुछ कानूनों का दुरुपयोग, ये चिंता की बातें हैं। भारत सरकार इस रिपोर्ट को पक्षपातपूर्ण,
राजनीतिक प्रेरित और तथ्यों से परे बताती है। भारत सरकार का कहना है कि यूएससीआईआरएफ भारत की संप्रभुता और जमीनी वास्तविकता को समझे बिना रिपोर्ट को जारी करता है। आज तक की प्रमुख पत्रकार अंजना ओम कश्यप ने यूएससीआईआरएफ रिपोर्ट को लेकर कड़े सवाल उठाए। रिपोर्ट की विश्वसनीयता, उसके स्रोतों और उसके राजनीतिक उद्देश्य को उन्होंने खुलकर चुनौती दी। आपको हैरानी होगी कि इस रिपोर्ट में धार्मिक आजादी के मामले में भारत को अफगानिस्तान, ईरान, नाइजीरिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, चाइना, क्यूबा जैसे देशों के साथ रखा गया है। आज मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ कि क्या वाकई में भारत में धार्मिक आजादी का इतना बुरा हाल है कि ये सिर्फ भारत के खिलाफ एक एजेंडा नहीं दिखाई दे रहा है? जरा ध्यान से सुनिए, HRW यानी ह्यूमन राइट्स वॉच क्या कहती है। HRW कहती है 2023-24 में भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों और सरकार के आलोचकों के खिलाफ उत्पीड़न, भेदभाव और हिंसा में वृद्धि हुई है। कई राज्यों में अल्पसंख्यक समुदायों, विशेषकर मुसलमानों के घरों, मकानों और संपत्तियों को बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के गिराया गया या जब्त किया गया। सरकार के आलोचकों, पत्रकार, एक्टिविस्ट, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ राजनीतिक रूप से प्रेरित टेररिज्म या अन्य आरोपों के तहत गिरफ्तारी, मुकदमे, राजस्व फंडिंग कानूनों के जरिए शिकंजा कसने की घटनाएं दर्ज हुई। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण असेंबली और प्रेस आज़ादी पर सरकारी कार्रवाई, इंटरनेट ब्लॉक करना, मीडिया डॉक्यूमेंट्री जैसे सेंसरशिप पर पाबंदियों की घटनाओं को रिपोर्ट में चिन्हित किया गया है। महिला व लड़कियों की सुरक्षा, यौन हिंसा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, अस्पतालों व स्वास्थ्य संस्थाओं में सुरक्षा चिंताएं जैसे मामलों में भी सरकारी तंत्र ने पर्याप्त कदम नहीं उठाए, जिससे मानवीय अधिकारों का उल्लंघन हुआ। भारत पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की मुख्य रिपोर्ट्स क्या कहती है? मौजूदा निरीक्षण और चिंताएं। एमनेस्टी इंटरनेशनल कहती है कि भारत में 2019-24 के बीच नियम, नीतियां और कानून ऐसे बनाए गए या लागू हुए जो धार्मिक अल्पसंख्यकों, आलोचकों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए जोखिम बने। रिपोर्ट में यह आरोप है कि सरकार या राज्य एजेंसियां अक्सर निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया के बजाय अतिक्रमण, उत्पीड़न, निष्पादन या डराने धमकाने का रास्ता चुन रही है, जिससे बोलने की आज़ादी, असेंबली की आज़ादी, धार्मिक आज़ादी और सभा संस्था की आज़ादी प्रभावित हो रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि कई गैर सरकारी संस्थाओं, एनजीओस और मानवाधिकार रक्षकों पर वित्तीय व कानूनी दबाव बनाए गए, जैसे फंडिंग बंद करना, बैंक खाते फ्रीज करना, कामकाज रोकना। पुलिस, कानून व न्याय व्यवस्था पर गंभीर आरोप। उदाहरण के लिए 2020 और उसके बाद के दंगों, हिंसा प्रकरणों में, जैसा कि 2020 लॉकडाउन के दौरान या 2020 दिल्ली दंगों, एमनेस्टी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उत्पीड़न किया, हत्याएं हुई, हिरासत में प्रताड़ना हुई, सरकार द्वारा विरोध और आवाजों को दबाया गया। रिपोर्ट बताती है कि सरकार ने नए अपराध और दमन कानून बनाए या पुराने कानूनों को बदला, जिसमें कई विसंगतियां जैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी, शांतिपूर्ण असेंबली, मीडिया स्वतंत्रता खतरे में पड़ी। धार्मिक अल्पसंख्यकों, दलित, आदिवासी व अन्य वंचित समूहों की स्थिति। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों और अन्य वंचित वर्गों के प्रति भेदभाव, उत्पीड़न और हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हुई। ऐसा आरोप है कि विशेषकर अल्पसंख्यकों की संपत्ति, जमीन, मकान और धार्मिक स्थल अवैध तरीके से गिराए या जबरन जब्त किए गए। मानवाधिकार रक्षा, नागरिक समाज व अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक। एमनेस्टी के अनुसार 2024 तक भारत में नागरिक समाज, मानवाधिकार कार्यकर्ता, पत्रकार और
आंदोलनकारियों पर हमले से अधिक दबाव बढ़ा है। उनके कामकाज को दबाया गया, कार्यों में बाधा आई और उनके खिलाफ कानूनों का इस्तेमाल हुआ है। कई बार एनजीओ के फंडिंग और बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए, जिससे उनकी कार्यशीलता बाधित हुई। हालिया संवेदनशील घटनाओं, उदाहरण पूर्वोत्तर मणिपुर। 2023-25 में मणिपुर में हुई जातीय व धार्मिक हिंसा की घटनाओं पर एमनेस्टी ने सरकार की भूमिका और उनकी इन गतिविधियों के बाद हुए विस्थापन, मानवीय उल्लंघनों को प्रमुख चिंता बताया है और कहा गया है कि राज्य को तत्काल विस्थापितों की पुनर्वसन योजना और न्याय सुनिश्चित करना चाहिए। एमनेस्टी ने भारत सरकार से निम्नलिखित मांगे की है: जात धर्म भेदभाव वाले कानूनों और नीतियों को रद्द या संशोधित करना, ताकि धार्मिक और सामाजिक अल्पसंख्यकों को, वंचितों और मानवाधिकार समूहों को समान सुरक्षा मिले। आलोचनात्मक आवाजों, स्वतंत्र मीडिया, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, नागरिक समाज को काम करने की स्वतंत्रता बिना डर, दबाव या निष्पादित कार्रवाई के सुनिश्चित करना। मणिपुर और अन्य हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में विस्थापितों का पुनर्वास करना, न्याय दिलाना, जिम्मेदार अधिकारियों को सजा देना और उन्हें मानवाधिकार का संरक्षण देना। भारत की अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार प्रतिबद्धताओं जैसे आईसीसीपीआर, आईसीईएससीआर आदि को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाना, क्योंकि भारत इनका सदस्य है। अब जानते हैं आईसीसीपीआर और आईसीईएससीआर क्या है। आईसीसीपीआर इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अनुबंध। भारत ने इसे 1979 में स्वीकार किया। इस पर एचआरसी यानी ह्यूमन राइट्स कमिटी निगरानी रखती है। आईसीसीपीआर का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी देश में रहने वाला व्यक्ति स्वतंत्र और समान अधिकारों का हकदार हो। यह संधि सरकारों को प्रतिबंधित करती है कि वे लोगों की आजादियों को छीन न सके। यह संधि नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को सुरक्षित करती है, जैसे 1 जीवन का अधिकार, 2 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 3 धर्म की स्वतंत्रता, 4 यातना से सुरक्षा, 5 निष्पक्ष मुकदमे का अधिकार, 6 मनमानी गिरफ्तारी से सुरक्षा, 7 गोपनीयता का अधिकार, 8 शांतिपूर्ण सभा और संगठन बनाने का अधिकार, 9 राजनीतिक अधिकार। अब जानते हैं आईसीईएससीआर यानी इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अनुबंध। भारत ने इसे 1979 में स्वीकार किया। इस पर सीईएससीआर कमिटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स निगरानी करती है। आईसीईएससीआर का उद्देश्य क्या है? इस संधि का उद्देश्य समाज में मानव गरिमा और जीवन की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। यह सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति को एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आवश्यक संसाधन मिले। आईसीईएससीआर किन अधिकारों की रक्षा करता है? 1 काम का अधिकार, 2 न्यायपूर्ण और सुरक्षित कार्य परिस्थिति, 3 सोशल सिक्योरिटी, 4 परिवार और मातृत्व की सुरक्षा, 5 जीवन स्तर का अधिकार, 6 स्वास्थ्य का अधिकार, 7 शिक्षा का अधिकार, 8 सांस्कृतिक जीवन में भागीदारी। दोस्तों, सरकार तो इस रिपोर्ट से ऐसे दूरी बना रही है जैसे उसका इससे कोई लेना देना ही न हो। गोदी मीडिया भी अपनी आदत के मुताबिक तारीफों की माला जप रहा है और जिन अंधभक्तों को हर नाकामी में भी विश्व गुरु का ताज दिख जाता है, उन्हें शायद एहसास ही नहीं कि मौजूदा सरकार ने भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किस हद तक नीचे ले जाकर छोड़ दी है। इन सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, यूएससीआईआरएफ,
आईसीसीपीआर और आईसीईएससीआर की रिपोर्टों में एक बात साफ दिखाई देती है। भारत की लोकतांत्रिक स्थिति और मानवाधिकार को लेकर चिंता लगातार बढ़ रही है। यह विवाद राजनीति का नहीं, हमारी साख और हमारे भविष्य का है। अब जरूरत आलोचना की नहीं, सुधार और जवाबदेही की है। दोस्तों, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलूंगा एक नए विषय और नई सच्चाई के साथ। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।